Hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं. So basically आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम फिनिश करने वाले हैं वन शॉट वे के साथ. सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इसके हर एक टॉपिक को. सो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी कि क्षेत्र के लेवल पर जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं क्या है. तो देखो इसकी आकांक्षाएं बेसिकली ये होती हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए. अब ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़कर आ रखा है हमने कि जब भारत आजाद हुआ तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उसमें से एक जो चुनौती थी वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी थी, यानी कि लोगों ने अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अपने भौगोलिक रूप से अंतर होने पर अलग अलग राज्यों की मांग कर दी थी. और ये मांग कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1980 के अंदर आई थी पहली बार. अब इसके प्रमुख कारण क्या रहते हैं जो कि हमें एग्जाम के अंदर अगर लिखना पड़ जाए, जिसको हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा सकें, तो देखो पहला ये रहता है धार्मिक विभिन्नता. यानी धार्मिक विभिन्नता एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्षेत्रीयता की प्रमुख कारण में आता है. सेकंड वन इज सांस्कृतिक विभिन्नता. थर्ड भौगोलिक विभिन्नता, असंतुलित विकास, राजनीतिक स्वार्थ, क्षेत्रीय राजनीतिक दल इत्यादि. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स एंड पॉइंट्स हैं जो कि किसमें कंसीडर करते हैं, क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण में. यानी कि इन कारणों के द्वारा ही क्षेत्रीयता का बेसिकली मन उत्पन्न होता है या क्षेत्रीयता का काम उत्पन्न होता है. ये आप यहां से समझिए. अब देखो पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर तीन मुद्दे हावी रहे, यानी हावी रहे बहुत ज्यादा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये सिचुएशन हमारे पास पहली बार आई थी तो इसके अंदर भारत की सरकार थोड़ी चिंतित भी थी. वो इसलिए चिंतित थी क्योंकि उनका यह मानना था कि हम पहले ही भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र खो चुके हैं, जिसको आज हम पाकिस्तान बोलते हैं. तो भारत का यह कहना था कि अगर कहीं हम राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया और बहुत सारे राज्यों की शुरुआत या गठन हो गया, कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाएं या उनके अंदर कुछ अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए. तो बहुत सारी चीजें थी जो कि उस समय चिंता का विषय बनी. मगर धीरे धीरे करके ये विषय इतना बड़ा बनता गया कि राष्ट्रव्यापी हो गया. और राष्ट्रव्यापी होने के बाद इसमें बड़े बड़े नेताओं का सम्मेलन हुआ और बड़े बड़े नेताओं ने जब सम्मेलन इसमें दिया तो बड़े बड़े आंदोलन हुए. उसमें से 56 दिनों की भूख हड़ताल में पुट्टी श्री रामलुलु की हत्या भी हो गई थी. ठीक है, तो इसके साथ यहां पे ये और भी ज्यादा किसमें आ गया, फेवर में आ गया, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में आ गया कि हमें इस पे काम करना ही करना है. और इसके आधार पर आंध्र प्रदेश का एक गठन किया गया राज्य का. ठीक है, अब देखो जो सरकार चिंतित थी वो कहीं ना कहीं देखने को तो मिलेगी. अब ये देखने को मिला भी, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर तीन मुद्दे जो हैं वो हावी रहे. पहला तो सभ्यता की मांग, दूसरा अलगावादी आंदोलन और तीसरा ये कि बाहरी लोगों का विरोध. अब देखो मैं आपको जब मोटा मोटा ये छोटा सा बता भी दूं तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि क्या हो कि अगर एक जगह पर एक ही जैसे लोग मान्यता वाले रहें, उनकी संस्कृति एक हो, भाषा एक हो, उनके अंदर धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भी एक हो, तो उनके मन में ये तो विचार कभी भी आ सकता है कि क्यों ना हम अपने राज्य का एक देश ही बना लें. ठीक है, यानी कि क्या हम अपने आप का विकास खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, बट ये उत्पन्न हुई पूर्वोत्तर भारत में अलगावादी आंदोलन जिसको हम कहते हैं. दूसरा ये कि अगर किसी राज्य के अंदर बहुमत किसी और दल की है और उसके अंदर रह कोई और दल का भी रहा है तो उनका उन पर हमेशा से ही प्रभाव रहेगा. अब बाहरी लोगों का विरोध का मतलब यही है कि बेसिकली जो लोग बाहर से देश के अंदर हमारे कारोबार करने आए थे या किसी भी चीज की या किसी भी सिचुएशन की वजह से आए थे, क्योंकि भारत ने कई बार युद्धों में लोगों की मदद भी करी है. और जब मदद की है तो बेसिकली वो लोग शरणार्थी बनकर हमारे देश में आए थे और उनमें से कुछ यहीं पर ही रह गए थे. जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो सीमापुरी का है. दिल्ली के अंदर जो सीमापुरी है वो बांग्लादेश से जो लोग आए थे वहां पर ही वो बसते रह गए. इस तरीके से हमने एक इंग्लिश के अंदर चैप्टर भी था वो हमने पढ़ा था. ठीक है, द लॉस्ट स्प्रिंग. सो बेसिकली यहां तक तो आपको समझ में आया होगा. अब हम इन तीनों ही पॉइंट्सों को स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर देखते हैं. यानी कि पहले हम जानते हैं कि सभ्यता की मांग का मतलब क्या है, देन अलगावादी आंदोलन, देन आफ्टर बाहरी लोगों का विरोध. तो शुरू करते हैं इन तीनों टॉपिक्स को वन बाय वन. चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टॉपिक यही आता है, सभ्यता के लिए आंदोलन. तो बेसिकली सभ्यता के लिए आंदोलन का मतलब क्या, पहले के समय में मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था, जिसमें इनके भाषाई जनजाति समुदाय भी रहते थे. तो जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सारा जो हिस्सा था वो असम का था. और इन राज्यों में यानी इस राज्य के अंदर बेसिकली भाषाई के आधार पर जनजातियां भी रहती थी. कुछ समय बाद इन्हीं जनजातियों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और आंदोलन करना शुरू करे और मांग करी भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की. सो अल्टीमेटली असम को तोड़ तोड़कर अलग अलग राज्यों में खंडित कर दिया गया.
अब अलगावादी आंदोलन यानी कि अलगावादी आंदोलन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देखो अलगावादी आंदोलन के अंदर आपको सिर्फ दो टॉपिक देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आता है मिजोरम एंड सेकंड वन इज नागालैंड। देखो मिजोरम का मतलब सन 1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र पर अकाल और अलगावादी आंदोलन, ये लाइन याद रखो। तो सन 1959 के अंदर मिजो पर्वतीय क्षेत्र पर अकाल आ गया था, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशंस थी, क्रिटिकल सिचुएशंस थी, और इन सिचुएशन के होते हुए भी वहां की सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो उनका यह कहना था कि जब आप हमारा साथ हमारी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं दे सकते तो आप हमारा विकास ही क्यों कर रहे हो, या हमारे विकास करने के लिए ही क्यों बैठे हो, हमें अलग होना है, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। और इसी बात को रखते हुए उन्होंने अलगावादी आंदोलन शुरू कर दिया और अपने आप को अलग होने के लिए कहा। अब सन 1966 में लाल डेंगा के नेतृत्व में आंदोलन और बढ़ चढ़कर हुआ, परंतु फिर राजीव गांधी ने 1986 के अंदर समझौता किया और इस मामले को फिनिश किया। अब नेक्स्ट वन नागालैंड। देखो नागा नेशनल काउंसिल आगमी जापू फीजो के नेतृत्व में, यानी कि एक बेसिकली पार्टी का, देखो कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी आंदोलन होता है तो उससे पहले एक पार्टी का गठन होता है ना। इसी तरीके से यहां पे एक पार्टी हुई थी जिसका नाम था एनएनसी इन शॉर्ट फॉर्म। यहां पर एक पार्टी गठन हुई थी, इसका नाम है एमएनसी इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो यहां पे एनएनसी नागा नेशनल काउंसिल ने आगमी जापू फीजो के नेतृत्व के अंदर सन 1951 से भारत में अलग होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। परंतु कुछ समय बाद इसी का ही गठन, यानी इसी की पार्टी दो भागों में बट गई। पहला तो आता है एम एंड सेकंड वन इज के। तो एम यानी कि इशाक मुईवा और के यानी कि खापलांग। तो इन दो गुटों में बट गई, बट इनका मोटिव जो था वो सेम ही था कि हमें अलग चाहिए, हमें भारत से अलग होकर वृहत नागालैंड को स्थापित करना है। मगर अल्टीमेटली 2015 के अंदर सरकार के द्वारा इनसे भी समझौता किया गया और इनके मामले को भी बेसिकली फिनिश किया गया और शांति की स्थापना की गई। तो इस अल्टीमेटली इस टॉपिक के अंदर कोई आपको डाउट नहीं बचा होगा। अब हम बात करते हैं बाहरी लोगों का विरोध, द्राविड़ आंदोलन, और इन दोनों टॉपिक को पक्का करते हैं अपने। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं बाहरी लोगों का विरोध। इसका मतलब क्या है? देखो बाहरी लोगों का विरोध ये है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत शुरुआती ही समय से सभी लोगों की मदद करते हुए चलता है, यानी कि भारत ने कई देशों की मदद करी, जैसे कि इसमें प्रमुख नंबर पे बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश की भारत ने 1971 के अंदर मदद की थी और इसके समय पर हजारों करोड़ों शरणार्थियों की समस्या को भारत ने हल किया था। अब उसमें से कुछ शरणार्थी ऐसे थे जो कि वापस ही नहीं गए, वो यहीं पर रह गए, उनकी औलादें हो गई और वो आज वहीं पर काम कर रहे हैं। तो यही कुछ विरोध के अंदर कुछ आंदोलन हुए, कुछ संगठन खड़े हुए। उन्होंने बोला कि ये जो बाहर के लोग हमारे देश के अंदर आके रह रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति को भी खराब कर रहे हैं, ये हमारे रोजगार को भी खा रहे हैं। जो हक की पढ़ाई हमारे छात्र की है वो इनका लड़का पढ़ रहा है, इनका बच्चा पढ़ रहा है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि बाहरी लोगों के विरोध का कारण बनी। अब बांग्लादेशी घुसपैठ तथा भारत के दूसरे प्रांतों से आए लोग, आंदोलनकारी नेताओं ने मांग की कि 1951 के बाद जो भी भारत के अंदर आया है किसी भी तरीके से, अगर वो इलीगली आया है तो उसको वापस भेज दो, सभी बाहरी लोगों को वापस भेज दिया जाए। और मतदाता सूची में लाखों प्रवासियों के नाम दर्ज करने के लिए भी बहुत बड़े खिलाफ थे। इन्होंने बोला कि भाई तुम आए तो आए, रहे तो रहे, कोई बात नहीं, मगर भारत की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लिया, ये सबसे बड़ा फैक्टर माना गया। तो बेसिकली इसके भी खिलाफ रहे। 1979 के अंदर छात्र संगठन यानी छात्र आगे बढ़े इस कार्य को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, और अपने बेसिकली आंदोलन करने लगे, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार का यूज करते हुए अपनी बातों को रखने लगे। अब इसके संगठन को बेसिकली आंसू बोलते हैं, आप याद रखिएगा। राजीव गांधी के द्वारा 1985 में इसको भी समाप्त कर दिया गया, इसको शांत किया गया, समझौता किया गया। बट 2016 के असम की विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो था वो प्रमुख रहा था, ठीक है। और ये अब भी एक जीवंत मसला है, यानी कि कभी भी इस बात पे जो है चर्चा उठ जाती है कि हमारे देश के बाहरी लोगों का विरोध किया जाए, उनको वापस भेजा जाए। तो ये आज भी एक जीवंत मसला है, ठीक है। तो बाहरी लोगों के विरोध का मतलब हम समझ गए। अब हम बात करते हैं द्राविड़ आंदोलन, और लास्ट वन इज गोवा मुक्ति। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो नाम है द्राविड़ आंदोलन। तो देखिए द्राविड़ आंदोलन है क्या, तो पहले हम जान लेते हैं कि किसके नेतृत्व में चल रहा था। तो द्राविड़ आंदोलन तमिल समाज सुधारक ईवी रामस्वामी न्यायकर पेरिसर के नेतृत्व में किया गया था। क्या मोटिव था इसका? इस आंदोलन में भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव पर बढ़ाने पर जोर, ये इसके मेन मोटिव थे। और राजनीतिक दल यानी द्रविड़ कृषिकम एक बना, और फिर बाद में जाके इसके दो भाग हो गए, डीएमके, एआईएडीएमके, और ये आज तमिलनाडु की सरजमीन पे काफी अच्छे से और प्रभावी रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में। द्राविड़ आंदोलन का मतलब क्या कि बेसिकली ये तमिलनाडु समाज सुधारक ईवी रामस्वामी न्यायकर पेरिसर के द्वारा किया गया था। इसका काम क्या था? राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक, ब्राह्मणवाद और साथ में हिंदी भाषा का विरोध
विरोध पर जोर दिया। इसका मोटिव यह था कि भारत के गौरव को बढ़ाना और इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल बना जिसका नाम है द्राविड़ कृषिकम, जिसका बाद में जाके विघटन हो गया डीएमके और एआईएडीएमके के नाम से, और फिर आज भी ये बेसिकली तमिलनाडु की जमीन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है गोवा मुक्ति। देखो गोवा मुक्ति का मतलब क्या है, गोवा, दमन और दीव ये 16वीं सदी तक था पुर्तगाल के ही अधीन रहे थे, और जब भारत आजाद हुआ था तब भी पुर्तगाल के ही अधीन थे। फिर कुछ समय बाद महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रह आंदोलन के समर्थनों से इसके अंदर कुछ चेंजेस आए, और चेंजेस आने के बाद इनके अंदर बेसिकली आजादी की भावना उत्पन्न कराई, और उत्पन्न कराने के बाद कुछ सहयोग मिला तमिलनाडु से और इनको पुर्तगालों से आजाद करवा दिया। 1961 के अंदर भारत सरकार ने वहां पे अपनी सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद वहां पे जो थोड़ी बहुत लड़ाई चली, थोड़ी बहुत क्या बड़े स्तर पर लड़ाई चली, और अल्टीमेटली फाइनल क्या हुआ कि पुर्तगाल से ही छूट गए। अब ये छूट गए तो बेसिकली गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए या फिर अलग बने रहने के लिए 1967 के अंदर बेसिकली जनमत संग्रह कराया। अब जनमत संग्रह करा दिया तो सन 1987 में गोवा को राज्य बनाया। जनमत संग्रह यह था कि अलग बने रहे, और भारत ने इसको राज्य बना दिया 1987 में। तो इस तरीके से आपका गोवा मुक्ति का भी टॉपिक फिनिश होता है। सो अब तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, सो होपफुली इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं सिक्किम का विलय आखिर किस तरीके से हुआ भारत में, और एक टॉपिक और बचा है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी जल्दी से नजर मार लेते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या चीजें आ सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सिक्किम का विलय। तो देखिए जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत ने आजाद होने के बाद सिक्किम के विदेश नीति और सिक्किम की रक्षा अपने हाथों में ले ली थी। जो यहाँ के राजा थे, राजा चौगयाल, इनको आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए हुए थे, परंतु राजा चौगयाल जी अपने देश की जनता के लोकतांत्र समर्थन का बेसिकली आंदोलन या फिर उनकी आवाज को नहीं दबा पाए। वो जनता चाहती थी कि हम लोकतंत्र तरीके से रहें और अल्टीमेटली भारत के साथ रहें। फिर क्या हुआ, अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसके अंदर भारी बहुमत से जनता ने अपना बेसिकली एक तरह से थॉट रखा कि ये तो इससे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप जरूर कीजिए हमें भारत के सम्मिलित। तो जनता के एग्री होने के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो इस तरीके से सिक्किम का विलय फिनिश। अब देखो इस वाली बुक के अंदर हम जितनी चीजें पढ़ के आए हैं, जितने चैप्टर्स पढ़ के आए हैं, उसमें से हमें लास्ट में एक चीज सीखने को जरूर मिली है, सबक, चाहे वो आपातकाल का हो चाहे किसी और चीज का हो। तो सबक इससे सीखने को क्या मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र राजनीति का एक अभिन्न अंग है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना, क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की बजाय लोकतंत्र बातचीत को अपनाना अच्छा होता है। सो बेसिकली ये कुछ हमें सबक देखने को मिले कि हमें इनके अगेंस्ट नहीं जाना, इनके साथ ही मिलकर इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है और इनको बेसिकली समझा बुझाकर अपने साथ ही रखना है। सो इस तरीके से आपके इस चैप्टर का एंड होता है। सो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैं ये मानता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी कहीं किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में कोई डाउट बचा भी हो तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा, मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो या शॉर्ट के द्वारा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से वन शॉट वे के साथ एंड एज वेल एज ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।